नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। अधिवक्ता सिंह अयोध्या फैज़ाबाद का चुनाव की तिथि 6 जनवरी को है। नामांकन हो चुका है, सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, अपना जोर शोर लगा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए पूरा जो भी उनसे बन पड़ रहा है कर रहे हैं। आज से हम साक्षात्कार शुरू करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। चूँकि 3000 लोगों के बीच में ही निर्णय होना है, ये लोकसभा और विधानसभा का कोई चुनाव नहीं है, तो हम उन मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा पाएँ, उस क्रम में आज पहला साक्षात्कार होने जा रहा है कचहरी के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता क्रिमिनल के YB मिश्रा सर, जो एक बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, दोबारा आप अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब की बार अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो आप क्या करेंगे, कार्य योजना क्या है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है। आपके चैनल को मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप मेरे ऑफिस में आए हुए हैं। आपको तो मालूम है कि गत वर्ष मैंने बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, किंतु मुझे सफलता नहीं मिली थी। आपको ये भी ज्ञात है कि अधिवक्ता संघ फैज़ाबाद में लगभग 2500 के आसपास मतदाता हैं। इसमें बुज़ुर्ग मतदाता भी हैं, नवयुवक मतदाता भी हैं, जूनियर मतदाता भी हैं और महिला अधिवक्ता भी हैं। अधिवक्ता को क्या चाहिए? अधिवक्ता को एक अच्छी रिच लाइब्रेरी चाहिए। अधिवक्ता को बैठने के लिए एक सुलभ स्थान चाहिए। अधिवक्ता को न्यायालय पर कार्य करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। अधिवक्ता को सुनने के लिए पीठासीन अधिकारी समय से न्यायालयों पर बैठें, निर्णय करें और अधिवक्ता अपने वादकारियों को समय से न्याय दिला सके। इसके लिए आवश्यक है कि कार्य दिवस अधिक से अधिक हों। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि अधिवक्ताओं को अपनी बात न्यायालय पर रखने के लिए उनके पास अपनी अच्छी पुस्तकें हों, उन्हें अपना पिटीशन आदि प्रस्तुत करने के लिए अच्छी टाइप मशीनें आदि हों। व्यवस्थाएं तो कचहरी में हैं, लेकिन सब जीर्ण शीर्ण हैं। आपकी कार्य योजना क्या है? आपको अगर अब की बार आशीर्वाद मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे, ये बताएं। मैं लाइब्रेरी को रिच करना चाहूँगा। अधिवक्ताओं को बैठने के लिए सर्व सुलभ एक बार का प्रांगण और हॉल उपलब्ध कराना चाहूँगा। अधिवक्ताओं के लिए उनको खास करके जो बुज़ुर्ग अधिवक्ता हैं जो अब इस व्यवसाय से मुक्ति चाहते हैं या उनके अंदर अब इतनी ऊर्जा नहीं है, उनको क्या हम दे सकते हैं। कुछ योजनाएं हमारे बार में चल रही हैं, उसे हम इंक्रीज़ करेंगे, उसे हम बढ़ाएंगे। अधिवक्ताओं को एक जीवन पॉलिसी दिलाएंगे कि कम से कम उनके ना रहने पर अधिवक्ताओं को पॉलिसी के माध्यम से इतना धन मिल सके कि उनका जीवन शेष जो है वो ठीक से व्यतीत हो सके। महिलाओं के लिए और सभी के लिए स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था कराएंगे, उनके बैठने के लिए व्यवस्था कराएंगे, वाईफाई आदि की व्यवस्था करेंगे। और यदि अधिवक्ता पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है या किसी प्रकार की उनके साथ कोई घटना होती है तो उनके साथ न्यायोचित कार्यवाही जो संघ करने के लिए सक्षम है, बतौर पदाधिकारी मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा और मैं समय पर उचित न्याय दिलाऊँगा। इनकम कैसे बढ़ाएंगे आप? इनकम बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ प्रमुख स्रोत है वकालतनामा की बिक्री। बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ उनकी अपनी परिसंपत्तियाँ हैं, जैसे दुकानें हैं, बिल्डिंगें हैं, जिनको बार ने किराए पर दे रखा है। इसका पुनर्मूल्यांकन करते हुए किस प्रकार इन्हीं सब साधनों से बार की इनकम बढ़ाई जा सकती है, देखा जाएगा। हड़ताल और कार्यविरत एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर क्या योजना है? एक अधिवक्ताओं पर ये आरोप लगाया जाता है कि हड़ताल पे ज़्यादा रहते हैं, उससे नए अधिवक्ताओं को जो भी शुरू में है जिनकी इनकम इतनी नहीं है उनके लिए समस्या आती है। हड़ताल और कार्यविरत के बारे में आपकी क्या योजना है? मेरे बारे में ये सर्वविदित है और संघ के अधिकांश सदस्य जानते हैं कि मैं हड़ताल का पक्षधर कभी नहीं रहा।
मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो अधिवक्ता हैं वो अपना सुचारू रूप से निडर होकर, निर्भीक होकर न्यायालयों पर अपना कार्य करें, लेकिन विगत कई वर्षों से न्यायिक कार्य शून्य के बराबर हो गया है। प्राय ये देखा जाता है कि हड़ताल करने के पश्चात में सायंकाल 3 बजे के बाद अधिवक्ताओं को छोड़ दिया जाता है कि अब जाके न्यायालयों में कार्य करें। जो 3 बजे के पश्चात जो कार्य होता है वो पीठासीन अधिकारी की इच्छा पर होता है कि वो हो या न हो। समझने का विषय ये है कि यदि आप न्यायिक कार्य से विरत हैं, आप न्यायिक कार्य पर नहीं हैं, तो 3 बजे के बाद आखिर क्यों हैं? ये भी एक विषय। मैं इस मत का हूँ कि न्यायिक कार्य अधिक से अधिक संपादित हो, इसके लिए आवश्यक है कि अधिवक्ता कम से कम हड़ताल करें। यदि संघ का कोई पदाधिकारी सक्षम है और कानून का वो ज्ञाता है तो ये ज़रूर जानता है कि किस प्रकार से अपने अधिवक्ता की पीड़ा को दूर किया जा सकता है, उसे समय से कैसे न्याय दिलाया जा सकता है। उसके लिए तमाम विधिक प्रक्रियाएं हैं। हम कोई लेबर नहीं हैं या हम कोई राजनीतिक दल नहीं है कि हम सड़कों पर उतरकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारा लगाएं। हम अपने न्यायालय के माध्यम से उन कार्यों को संपादित कर सकते हैं। प्रमुख रूप से ये देखा गया है कि गाँव में सुदूर क्षेत्र से आने वाले अधिवक्ता या नगर क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ताओं की परिसंपत्तियों को लेकर, अन्य कारणों को लेकर के तमाम विवाद हो जाया करते हैं। थाने में उनकी FIR नहीं दर्ज की जाती हैं। उनकी जब पुलिस नहीं सुनती है तो अपनी बात ला करके वो अधिवक्ता संघ में रखते हैं और अधिवक्ता संघ उनकी मांग को मनवाने के लिए न्यायिक कार्य से विरत हो जाता है। इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में ये प्राविधान है कि हर थानों पर एक सम्मानित व्यक्तियों की सूची होगी जिन्हें थाने में सम्मान दिया जाएगा और उनकी बात सुनी जाएगी। समय समय पर पुलिस वाले उनसे संपर्क करते रहेंगे। अधिवक्ता भी एक सम्मानित व्यक्ति है। प्रत्येक थाने में जितने भी अधिवक्ता गांव में निवास करते हैं उनकी एक सूची बनाई जाए, उन्हें थाने पर रखा जाए, पृथक से उनके उठने और बैठने की एक व्यवस्था हो, थाने में उन्हें पूरा सम्मान मिले। यदि किसी प्रकार की समस्या लेकर के वो थानों में जाते हैं तो पुलिस अधिकारी उनकी बात को सुने और उसे करे। यदि ऐसे हमारे किसी सदस्य के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता है तो चूँकि ज्ञात होगा पुलिस अधिकारी को कि ये सम्मानित अधिवक्ता हैं, तो बार के अधिकारी से उनके संबंध में वार्ता करे और उनसे वार्ता करने के पश्चात यदि ये हो कि नहीं इनके विरुद्ध FIR होना आवश्यक है तभी उनकी FIR होंगी। अन्यथा अनर्गल, झूठी, मिथ्या कथनों पर आधारित FIR हमारे कार्यकाल के दौरान नहीं हो पाएंगी। प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उसको कोई अमली जामा नहीं पहुंचाया गया। आज तक मैं देख रहा हूं कि शासन से भी, प्रशासन से भी आपकी टकराहट होती है। आम आपकी समस्याएं तो आ ही रही। प्रोटेक्शन के बारे में अधिवक्ताओं की क्या आपकी योजना? देखिए, बहुत अच्छी, बहुत दीर्घकालिक की डिमांड है अधिवक्ताओं की कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट है, मेडिकल काउंसिल प्रोटेक्शन एक्ट है, मेडिकल डॉक्टरों के लिए है, सभी के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को सरकार को मनवाने के लिए या हम उसके लिए जो भी हमारी पेरेंटल बॉडी हैं, जो भी दिशा निर्देश तय करेंगी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उसके लिए मैं कार्य करूँगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि मैं अपने स्तर से अधिवक्ताओं को जो प्रोटेक्शन दिला सकता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें दिलाऊंगा। ये आपके यहाँ बिल्डिंग वाली बहुत बड़ी समस्या है। जो आपके यहाँ जो बिल्डिंग है एकदम भयावह देखने से, ये हर समय में खतरे में रहती है। 2-3 मौतें वहाँ पर हो भी चुकी हैं पहले, लेकिन अभी तक उसका कोई उपचार नहीं हुआ। उसके लिए आपका क्या प्रयास होगा? थोड़े दिन पहले प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय नरेंद्रालय में आए हुए थे। उन्होंने अभिभाग ये कहा था कि ये जो बिल्डिंग है इसमें किन्हीं प्रकार की, जो 8 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव उनके द्वारा किया जाना संभव नहीं है। न लिफ्ट के संबंध में वो कोई निर्णय ले सकते हैं, न सीढ़ियों के संबंध में कोई निर्णय ले सकते हैं। इसका एक बेटर तरीका ये है कि ये जो मौतें हुई हैं, इन मौतों के रिकॉर्ड निकाल करके और उच्च न्यायालय में इसकी एक याचिका योजित की जाए कि क्या न्यायपालिका ने इसे जो है बिल्डिंग को अधिवक्ताओं की मौत का कोई द्वार बना रखा है अथवा वो अधिकारियों के लिए कोई शमशान घाट बना रखा है। हम एक रिट याचिका इसके संबंध में दाखिल करेंगे। बाकी किसी आंदोलन के करने से या किसी हड़ताल के करने से वो
वो समस्या का निराकरण होना संभव नहीं है। बैठने की समस्याएं बहुत आ रही हैं, समय नए अधिवक्ता आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, उनके लिए भी एक सुरक्षा की ज़रूरत है। और नए अधिवक्ता, एक महिलाओं का और इनका पुरुषों के लिए एक समुचित व्यवस्था हो सके जिससे उनकी एक सिक्योरिटी भी रहे, आप क्या करेंगे? हमारे जो शेडें हैं, इन शेडों में बंदरों का एक आतंक रहता है। किनारे इनकी जालियां लगवाना, महिलाओं को, जो हमारी महिला अधिवक्ता हैं उन्हें और जो पुरुष अधिवक्ता हैं उन्हें, सबके बैठने के लिए इन्हीं शेडों में जो स्थान उपलब्ध है उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक समुचित उठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कराना हमारा प्रमुख दायित्व होगा। इधर हेल्थ इशू बहुत आ रहा है और जो आपके यहाँ से दी जाती है मेडिकल के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत कम, 1-2 लाख रुपए कुछ होता नहीं आज के समय में। तो और कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए और ये संभव नहीं। इसके लिए आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी, हेल्थ पॉलिसी। तो इसके लिए कोई क्या ग्रुप इंश्योरेंस का लिए आप प्रयास करेंगे? अभी मैंने बताया कि मैं LIC की योजना लेकर आऊँगा। पहले हमारे पूर्व पदाधिकारियों ने भी प्रयास किया था लेकिन वो कर नहीं पाए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए। मेडिकल पॉलिसी की भी कोशिश करूँगा कि हो जाए। वैसे मैं ये मांग रखूँगा कि आयुष्मान से जो है वो अधिवक्ताओं को जोड़ा जाए और आयुष्मान का जो लाभ सभी वर्गों को प्राप्त होता है वो अधिवक्ता वर्ग को भी प्राप्त हो। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बड़ी डिमांड नए अधिवक्ता कर रहे हैं। मैंने अभी रिच लाइब्रेरी की बात की है। रिच लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी भी समाहित है। जी। ग्रुप इंश्योरेंस के लिए क्या योजना है? ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि ग्रुप इंश्योरेंस जो LIC है वो सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत सभी की बीमा कराए जाएंगे और उस बीमा से जैसे जिसकी लाइफ होगी तदनुसार वो लाभान्वित होंगे। एक सवाल केवल वो आपके लिए होता है। 1-2 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, आप पराजित हुए, क्या ऐसी कमी आपको नज़र आती है कि मैं उसको थोड़ा सा, इसको अब की बार आपने सुधार किया है कि अब की बार ऐसा मौका नहीं आएगा और हम अब की बार सबको प्रॉपर सम्मान देंगे? सम्मान तो पहले भी देते रहे, वो बात नहीं है, लेकिन कुछ आपको लग रहा है, कहीं कचोट रहा है कि ये थोड़ी कमी मेरे अंदर रह गई थी? देखिए, हमारे अधिवक्ता संघ के अंदर 2 प्रकार के अधिवक्ता हैं। एक तो हैं जो पूरे वर्ष चुनाव लड़ते हैं और एक जो है चुनाव के माह में चुनाव लड़ते हैं। मैंने बताया कि मैं कार्य करने वाला एक अधिवक्ता हूँ, कार्य अधिक दिवस की बात करता हूँ। न्यायालय पर अधिक उपस्थिति हमारी रहती है और यही मैं सभी अधिवक्ताओं से चाहता हूँ कि उनकी अधिक से अधिक उपस्थिति न्यायालय में हो। लेकिन जो लोग पूरे वर्ष चुनाव लड़ते हैं, एक बात कही जाती है कि साल भर तो ये किसी की सुनते नहीं हैं। याद मेरे बारे में जो भी बातें कही जाती हैं उससे लोगों को लगता है कि मैं एक अच्छा पदाधिकारी नहीं हो सकता हूँ। और ये तो जो अधिवक्ता अपना मतदान करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, वो हमारे बारे में क्या विचार रखते हैं, इसी का परिणाम है कि मैं विगत चुनाव नहीं। अंत में एक अपील आप कर दें। जी सर, मैं अपने समस्त अधिवक्ताओं से, जूनियर अधिवक्ताओं से, जो समतुल्य अधिवक्ता हैं उनसे, जो हमसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको यथोचित सम्मान देते हुए, जो हमारी महिला अधिवक्ता हैं उनको साथ प्रणाम करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष का पद कोई लाभ का पद नहीं है। न इसे किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए धारण किया जाता है। अधिवक्ता हित और अधिवक्ताओं के हित में थोड़ा सा अंतर है। किसी भी व्यक्तिगत अधिवक्ता के हित के लिए ये किया गया कार्य सर्व समाज के लिए किया गया कार्य नहीं होता है। अधिवक्ताओं का हित जिसमें निहित है वो सभी कार्य मैं करूँगा। आप हमें एक अवसर दें और हमें देखें। कार्यकाल बहुत छोटा होता है, 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के कार्यकाल में यदि आपको ऐसा लगे कि मैं आपके समक्ष अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं हुआ हूँ, तो मैं आपसे भी ये वचन देता हूँ कि मैं दोबारा इस पद के लिए आपके समक्ष उपस्थित नहीं होऊंगा। धन्यवाद। आप हैं वायु मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता कचहरी के फौजदारी के। आज 6 तारीख को चुनाव है। आप क्या करेंगे, आप लोग खुद उसका आकलन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। 6 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। अगर आपको उचित लगे, जैसा भी लगे, आप किसी भी प्रत्याशी को चुन सकते हैं जो आपके मानदंडों पर खरा उतरता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।